नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो धातु है। धातु अध्याय में ही अगला टॉपिक है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि धातुओं को खनिज और अयस्कों से कैसे प्राप्त किया जाता है या उनसे कैसे लाभकारी धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अभी तक मेरे वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जो नए व्यूअर हैं वो दबा दीजिए ताकि उनको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। मेरे वीडियो आपको विज्ञान और गणित विषय और बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी मेरे प्राप्त होते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो साथ ही आइए आज हम देखते हैं धातु एवं धातु अध्याय में धातुओं की प्राप्ति के बारे में। साथियों, वीडियो को देखने से पहले मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज उसे फॉरवर्ड कर करके अंत तक या टुकड़ों में मत देखिएगा, उसे एक बार में पूरा वीडियो देखिएगा। उससे आप लोगों को ये जो टॉपिक है बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति खनिज और अयस्क, इसमें ये दो चीजें हैं। धातुओं की प्राप्ति में पहले हमें खनिज और अयस्क के बारे में जानकारी लेनी है कि खनिज और अयस्क होते क्या है। खनिज क्या होते हैं, इसे अगर हम शब्द के रूप में वैसे देखें तो खन प्लस इज, मतलब जो खान से प्राप्त होता है सीधा, उसे क्या कहते हैं, खनिज। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज। ये चीज ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को, तत्व और यौगिक के बारे में आप लोगों को ज्ञात होगा। यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के जो एक निश्चित अनुपात में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो आइए आगे हम अध्ययन करते हैं अयस्क। अयस्क क्या होते हैं, खनिजों। अब जो खनिज है उन खनिजों में से कोई विशेष धातु काफी मात्रा में, यानी कोई विशेष धातु काफी मात्रा में हो और लाभकारी हो। लाभकारी का मतलब है जिससे शुद्धिकरण करके सरलता से प्राप्त किया जा सकता है और ज्यादा खर्चा भी न आए, उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। यानी खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में और लाभकारी हो, उसे क्या कहते हैं, अयस्क। अब देखिए, हमने जो धातु है धातु अध्याय था उसमें हमने धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था। तो सक्रियता श्रेणी में 3 प्रकार की धातुएं हैं, निम्न क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और उच्च क्रियाशील। निम्न का मतलब बिल्कुल कम क्रियाशील, यानी जिनमें क्रिया करने की ज्यादा क्षमता नहीं होती। मध्यम क्रियाशील मतलब जिनमें मध्यम क्रियाशीलता होती है, अर्थात नहीं कम और न ही ज्यादा। और उच्च क्रियाशील मतलब बहुत ही अधिक क्रियाशील जो धातुएं, उन्हें उच्च क्रियाशील धातुएं कहते हैं। तो आइए, इसमें निम्न क्रियाशील धातुओं में क्या है, उदाहरण सोना, चांदी और प्लेटिनम। मध्यम क्रियाशील कौन कौन सी है, जिंक, लोहा और लेड। और उच्च क्रियाशील कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो जो ये 3 श्रेणियां हैं, इसमें सक्रियता श्रेणी में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ऊपर की धातुएं हैं वो क्या है, उच्च क्रियाशील है। मध्य में जो मध्यम क्रियाशील और जो नीचे है यानी गोल्ड, सोना, चांदी और प्लेटिनम, वो क्या है, निम्न क्रियाशील है। तो अब देखिए इनको हम कैसे इनका शुद्धिकरण या निष्कर्षण करते हैं उसके बारे में देखिए। अयस्क का पहले सांद्रण किया जाता है और सांद्रण के बाद में वो उनमें से उनको 3 भागों में बांट लिया जाता है, उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। अगर उच्च क्रियाशील धातु होती है तो उसको क्या करते हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन, मतलब उसको गला करके उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत के द्वारा अपघटन किया जाता है और उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। यानी उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए क्या है कि उन्हें गलित अवस्था में विद्युत अपघटन किया जाता है, उच्च क्रियाशील धातुओं का। ठीक है। मध्यम क्रियाशील जो धातुएं होती है वो मुख्य रूप से 2 रूपों में पाई जाती है, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क के रूप में। तो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क का क्या किया, अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसका निस्तापन किया जाता है और सल्फाइड अयस्क है तो उसका भर्जन किया जाता है। ये आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निस्तापन और भर्जन का। ये क्वेश्चन एक बनता है कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इसका कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन और सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों का जब निस्तापन और भर्जन कर लिया जाता है तो धातु ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि एक में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में किया जाता है और एक में ऑक्सीजन की कम मात्रा में गर्म किया जाता है, तो ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ऑक्साइड का जो प्राप्त हुआ उसका धातु में अपचयन किया जाता है, अपचयन करके धातु का शोधन कर लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है धातु को। तो ये तो है मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए।
ऐसे ही निम्न क्रियाशील धातुओं का क्या होता है, वो सल्फाइड आयस के रूप में पाई जाती है, उनका भर्जन किया जाता है और भर्जन करने पर वो धातु प्राप्त होती है और उसका परिष्करण करके शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। तो मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इस चार्ट के द्वारा आपको उच्च क्रियाशील धातुएं कैसे शुद्ध की जाती हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं और निम्न क्रियाशील धातुओं को कैसे उनका परिष्करण या निष्कर्षण और शुद्धिकरण किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को धातुओं के शुद्धिकरण के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो साथियों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।